सर जी चैप्टर नंबर 9 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अच्छा, आपके सिलेबस में ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी की ये वाली बात डालना बहुत इम्पोर्टेंट थी। और मैं अक्सर बच्चों को समझाने के लिए ये बात बताता हूँ कि यार आप लोग अकाउंटेंट्स बन रहे हैं और अकाउंटेंट वही कामयाब होगा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेयर होगा। और ये बात समझाने के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर के पास गया, यार मुझे लगता है ये फ़ैन ऑन कर दे। मैं एक डॉक्टर के पास गया अपने अब्बू को लेके, तो उसने मेरे अब्बू जो है ना उनको अब ब्लड निकाला और उन्होंने ब्लड सैंपल लेके कहा कि कल पता चलेगा कि इनकी शुगर कितनी होती है। तो मैंने उस डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब वो तो मशीन आ गई हुई है जो 9 सेकंड में बता देती है कि शुगर कितनी है, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि कल आए? डॉक्टर साहब कहते हैं अच्छा वो मशीन आ गई हुई है, मुझे तो नहीं पता। एक डॉक्टर है जो माहिर है शुगर की दवाई देने के वाले से, उसको यही नहीं पता कि उसके वाले से नई टेक्नोलॉजी कौन सी आ गई है। क्या ऐसे बंदे से हमें इलाज कराना चाहिए? नहीं कराना चाहिए। एक अकाउंटेंट है जो माहिर है, डेबिट क्रेडिट बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करता है, उसको यही नहीं पता एआई ने एंट्री वाला सारा काम तो ऑटोमेट कर दिया है। जब एम्प्लॉयर उसको कहते हैं कि जनाब हमने तो ये सॉफ्टवेयर लगाया इसमें एआई ये वाला काम खुद करता है, तो कहते हैं अच्छा। उसी का मालिक कहते हैं मैं इसको 4 लाख किस चीज़ का दूंगा, आप फारग हो। सर कोई बंदा ऐसे बंदे को, ऐसे अकाउंटेंट को क्यों रखेगा जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज ही नहीं है? यार मेरा पॉइंट भी कोर असल बात ये है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर बात नहीं बनेगी, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। सर जी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में हमने बात करनी है और इसमें सबसे पहले एआई और मशीन लर्निंग है। बुनियादी तौर पे एआई और मशीन लर्निंग में क्या फ़र्क है मैं आपको समझाता हूँ। मशीन लर्न करती है वो जो हम उसको बताते हैं। मैं अक्सर इसको बताते हुए मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप चैट जीपीटी खुद ज़रूर यूज़ करें, ख़ास तौर पे उसका वॉइस वाला फ़ीचर, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि यार एआई किस तरह से काम करता है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2, 8, 10, 12 बिल्लियों की तस्वीरें, कैट्स की तस्वीरें उतारी और उसके बाद रैंडम एक क्लिक किया एक जानवर पे और उससे पूछा चैट जीपीटी से कि बताओ ये कौन सा जानवर है। उसके रिकॉर्ड में जितने इमेजेस थे उसने सारे इमेजेस के ट्रैक करके कहा कि ये तो कैट है। फिर ये मशीन लर्निंग है। मैंने मशीन को लर्न करवा दिया, मशीन ने जो डाटा मैंने दिया उस बेस पर सीख लिया, ये मशीन लर्निंग। फिर मैंने बहुत से कैमल्स की तस्वीरें उतारी और मशीन को बताया कि ये कैमल है। फिर रैंडम एक जानवर की तस्वीर उतारी जो कैमल था, और उस जो जानवर की तस्वीर उतारी जो कैमल था उस बेस पर मैंने कहा कि जनाब आप बताएं कि ये कौन सा जानवर है, तो उसने फ़ौरन कहा कि ये कैमल है। यानी ये क्लिक करके मैंने मशीन को सिखा दिया। अब जब मैंने रैंडम 2 जानवरों पे क्लिक किया तो उसने आइडेंटिफाई किया कि कौन सी कैट और कौन सा कैमल है। अब मैंने दिमाग में सोचा यार कोई ऐसा जानवर हो जिसका सर बिल्ली जैसा और धड़ कैमल जैसा हो तो वो कैसा दिखेगा। ये वाला काम अब किसने करना है? एआई ने करना है। सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप गौर करें, आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा इमेज ही बन रहा था ना, इसने बना के दिखा दिया। सर मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि भाई एक वक्त था आसमान पे परिंदे उड़े होते थे तो इंसान ने सोच के कहा एक दिन मैं भी हवा में उड़ाऊंगा, और आज तो ये बड़ी आम सी बात है। बिल्कुल इसी तरह एक टाइम था जब इंसान सोचता था कि यार मैं कैसे सोचता हूँ, मैं इस तरह की मशीन बनाऊंगा जो ऐसे सोचेगी। आज वो बन गया, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं।
जिस तरह आपके दिमाग ने प्रोसेस किया सर बिल्ली का, दाढ़ ऊंट का, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ने वैसे बना दिया। सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो पॉइंट समझ आ रहा है? ये असल में मशीन लर्निंग और एआई है। सर ये देखें, मशीन लर्न कर रहा है पैटर्न की बेस पे, ये इंसान है, ये साइन है, ये कर्व का साइन है, ये स्पीड लिमिट का साइन है, ये गाड़ी है। यानी मशीन के अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं जो इसको लर्न करें, ये मशीन लर्निंग है। बेसिकली मशीन के अंदर डाटा मौजूद है और वो इस तरह सेंसर से सेंस कर लेता है कि ये जो पैटर्न है ये इंसान का है, ये पैटर्न जो ये स्टॉप का है, ये पैटर्न कर्व का है, ये पैटर्न फॉर एग्जांपल स्पीड का है। ये मशीन लर्निंग है। और सर एआई तो ये है, एआई तो ये है कि विदाउट एनी ड्राइवर गाड़ी चल रही है, ऑटोनोमस व्हीकल। बेस्ड ऑन द मशीन लर्निंग एआई खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन मेकिंग करे, कहाँ पर ब्रेक लगानी है, कहाँ पर रेस देनी है, कहाँ पर रश नहीं है, कहाँ पर रश ज़्यादा है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? विदाउट अ ड्राइवर जो गाड़ी चल रही है ये मशीन लर्निंग है। एआई तो पैटर्न्स की बेस पर, मशीन लर्निंग तो लर्न करती है मशीन। मैं इसको समझाने के लिए अक्सर कहता हूँ कि मेरी बेटी 8-9 साल की है, वो ना चैट जीपीटी से काफ़ी खेलती है और गप लगाती है। तो उसने कहा कि व्हाट इज़ माय फादर नेम। अब बेटी ने पूछा चैट जीपीटी से, उसने कहा अली इमरान। उसने कहा व्हाट इज़ माय मदर नेम। तो उसने आंसर किया कि मैं वही जान सकता हूँ जो मुझे बताया जाएगा। चूँकि आपने अपनी अम्मी का नाम मुझसे डिस्क्लोज़ नहीं किया तो मैं नहीं बता सकता आपकी अम्मी का क्या नाम। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मशीन लर्निंग इज़ ऑल अबाउट वो जो हमने मशीन को बता दिया और उसने उसको पिक किया हुआ। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस मशीन लर्निंग की बेस पर डिसीजन मेकिंग करना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सर। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमने कहा जी कि कायद-ए-आज़म का एक इमेज है, इसमें कायद-ए-आज़म के ये सारे फीचर्स हैं। हमने कहा कायद-ए-आज़म की एक तस्वीर बनाओ क्रिकेट ग्राउंड में जहाँ उनके हाथ में क्रिकेट बॉल हो या क्रिकेट बैट हो, ये लगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आप गौर करें, कायद-ए-आज़म का चेहरा, कायद-ए-आज़म के फीचर्स उसने वही उठाए हैं और मेरी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसने इमेज क्रिएट कर दी है। सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हमारा दिमाग काम करता है ना, वैसे बिल्कुल वैसे ही एआई काम करता है। आपने मुझे कहा सर मेरा ना भाई बड़ा धोखेबाज है। 2 हफ्ते बाद आपने फिर कहा सर वो मेरा जो भाई है ना, मैंने कहा वही जो धोखेबाज है। मैंने कहा हाँ वही होता है ना, इंसान ऐसे करते हैं। यकीन करें चैट जीपीटी भी ऐसे करता है, चैट जीपीटी भी ऐसे ही करता है। और मेरे अब्बू ने एक बार कहा कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, और 4 दिनों बाद कहा कि जलेबी की रेसिपी बताएं। तो चैट जीपीटी ने जलेबी की रेसिपी बताई और साथ कहा आप डायबिटिक पेशेंट है, आपके लिए ये नुकसानदेह है। यार मेरा पॉइंट अंदर, इसके अंदर मेमोरी है। जिस तरह इंसान का दिमाग काम करता है उस तरह ये काम करता है। सर इसके फीचर्स की बात करें, ऑटोनमस डिसीजन मेकिंग है, खुद से डिसीजन मेकिंग कर पाता है। आपने AI system can make decisions by using data and set rules similar to how human thinks. AI can also handle repetitive and time-consuming tasks, helping organization work faster and more efficient. In self-driving cars, AI use data from cameras and sensor to decide. Sir, ये कैमरा और सेंसर की बेस पर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उस बेस पर गाड़ी खुद से डिसाइड करे कि तेज़ चलना है या आहिस्ता चलना है या ब्रेक लगानी है। सर ये ऑटोनमस डिसीजन मेकिंग है, उसको खुद मुख्तार बना दिया कि वो डिसीजन मेकिंग करे। सर लर्निंग एंड अडेप्टेशन है। सर आपको पता है
प्रोग्रामिंग से सिस्टम सीखता है। सिस्टम की लर्निंग का ओरिजिनल तरीका ये होता था कि जो सिस्टम को प्रोग्राम कर देते ना, सिस्टम उस बेस पर सीखता था। लेकिन आज सिस्टम डाटा की बेस पर सीख रहा है और ओवर द पीरियड बेहतर हो रहा है। आपको अगर आपकी ज़ुबान पश्तो है, आपकी ज़ुबान क्या कहते हैं पंजाबी है, चैट जीपीटी से उसमें बात करें। मैंने उर्दू में बात की शुरू में, तो वो हिंदी के कुछ अल्फाज बोलता था। फिर मैं 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट बात की, उसके बाद मैंने उसे बार बार कहा उर्दू, मैं उर्दू समझता हूँ, उर्दू में बात करो। सर बेहतरीन उर्दू बोलता है। सर ओवर द पीरियड सीखता है। आपको मज़े की बात बताऊँ, एक बंदा जो हकला के बोलता है, चैट जीपीटी से वो 2-4 मिनट बात करता है तो चैट जीपीटी असेस कर लेता है कि ये मिसाल के तौर पे ते को नहीं बोल पाता या लाहौर को रे को डे बोलता है। उसने ये चीज़ गेज की और उसके मुताबिक, अब यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, सर लर्न करता है, अडेप्ट करता है। सर जी इसी तरह ही इसको पर्सनल असिस्टेंट्स कहते हैं। आईफोन में सिरी है, एलेक्सा है, सैमसंग में बिक्सपी है। ये बेसिकली आपकी वॉइस को पहचानते हैं और फिर जो आप कहते हैं ना वो आपको असिस्ट करते हैं। अगर मैं वैसे क्लास में करके दिखाया हुआ है, अभी तो रिवीन क्लास है हम नहीं करेंगे, कि मैंने उसको कहा हाय बिक्सपी, तो उसने उसको रिस्पॉन्ड भी किया। और ना सिर्फ ये कि रिस्पॉन्ड किया, अगर मैंने कहा कि कॉल मिस्टर ए, तो उसने कॉल मिलाई, मैंने क्लास में दिखाई, ये देखो ये कॉल कर रहा है। ये पर्सनल असिस्टेंट होता है। तो ये आपकी वॉइस को रिकग्नाइज करता है और उस पेज पे शुरू में मैं हाय बिक्सपी कह रहा था तो वो पिक नहीं कर रहा था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने पिक करना शुरू कर दिया। एनएलपी बड़ी कमाल चीज़ है और इस चीज़ ने ही इसको इतना ज़बरदस्त कर दिया। सर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर एनएलपी क्या है? हमारी आम कही हुई बातों को समझना, हमारी आम कही हुई बातों को, आम जबान को समझना। मैंने पढ़ाया और आपसे कहा सर फीडबैक दें। एक बच्चे ने कहा सर बहुत अच्छा, एक बच्चे ने कहा ज़बरदस्त, एक बच्चे ने कहा आला, एक बच्चे ने कहा 100%, एक बच्चे ने इमोजी बना दिया, एक बच्चे ने स्माइली बना दी, एक बच्चे ने थम्स अप बना दिया, एक बच्चे ने कहा सर आज तो छिक्के ही लगा रहे हैं। अब आप गौर करें, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अल्फाज बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं चैट जीपीटी को कहता हूं कि मुझे बताओ मेरा फीडबैक कैसा है, तो वो कहता है 10 ने कहा कि बहुत अच्छा है। हालांकि जब वो एक बच्चा कह रहा है कि आज तो छिक्के ही लगा रहे हैं, तो वो ये सिंपल ट्रांसलेशन नहीं है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। अगर मैं कहूं कि बाहर आग बरस रही है, तो इसका लिटरल मीनिंग तो यही है ना कि बाहर आग लगी हुई है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि बाहर गर्मी है। अब ये वाला नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब है कि ये प्रोसेस कर देता है आम फहम जुबान, आम फहम बात। तभी तो आप इससे वॉइस में चैट कर सकते हैं, तभी तो आप इससे उर्दू में बात कर सकते हैं। यार मेरा पॉइंट समझा? इस क्वालिटी ने इसको इतना फैला दिया कि ये वर्ल्ड वाइड हो गया, लैंग्वेज बैरियर खत्म हो गया। उर्दू में बात करें, पश्तो में बात करें, पंजाबी में बात करें, अंग्रेजी में करें, इसने आपको बेहतरीन। एक वीडियो मेरे दोस्त ने मुझे शेयर की, रानी ने, उसने कहा ये बहुत कमाल है। मैंने उसको पकड़ा, एक टूल है नोटबुक LM, उसमें डाला, उसको कहा कि इसको क्या कर दो, इसके वो बना दो, सब टाइटल्स बना दो। अब सब टाइटल बनाना ना बड़ा मुश्किल काम समझा जाता है। एक एक वीडियो को हर 5 सेकंड बाद एक जुमला, हर 5 सेकंड बाद। वो जनाब उसको कहा इसके सब टाइटल बना दो, उसने सब टाइटल बना दिया। उसको कहा इसके अंदर एम्बेड कर दो, उसने एम्बेड करके वीडियो बना दी। काम मुक गया। 18 मिनट की वीडियो 5 मिनट में बना के सेंड। यकीन करें 5 मिनट का वॉइस नोट है ना, 5 मिनट। मैंने कई बार ऐसा हुआ कि बच्चे ने जज्बाती होकर 4-5 मिनट का वॉइस नोट किया। अब मैं 5 मिनट, और मैंने एक बार सुना, 2 बार, तीसरी बार जब भी मैं सुनता था कोई मैसेज, कोई कॉल, कुछ आता था, वो बात ब्रेक हो जाती।
मैंने कंप्यूटर पे उसको कहा कि जी ये नोट है, मुझे बताओ इसका क्रक्स क्या है। उसने 4 लाइनों में बताया इसका ये क्रक्स है। मैंने उसको जवाब दिया, बस ठीक। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नेक्स्ट लेवल की। ट्रांसलेशन हल्की चीज है, वो तो सिंपल ट्रांसलेशन है यार। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस इससे 1 स्टेप अप है सर। पैटर्न रिकग्निशन, पैटर्न रिकग्निशन क्या? AI इज वेरी गुड एट फाइंडिंग पैटर्न सर, सबसे कमाल बात यही है। और मैं इसको अक्सर समझाने के लिए कहता हूँ कि पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना। AI के बारे में पहले भी पढ़ा है, अब भी बता रहा हूँ जनाब। AI की मदद से हम अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, अनयूजुअल इवेंट्स को, अनयूजुअल एक्टिविटीज को। हम जब रिस्क पढ़ रहे थे, IT रिलेटेड रिस्क, वहां पर भी कह रहे थे कि यार एक बंदा अनयूजुअल टाइम पे लॉग इन कर रहा है, अनयूजुअल पैटर्न है, नेटवर्क के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, रिस्क है कि वो नेटवर्क में खराबी करेगा। पॉइंट समझ आ रहा है? वहां पर AI यूज हो रहा था। असल में पैटर्न को बहुत अच्छा रिकग्नाइज करता है। इसके जरिए हम फ्रॉड को रिकग्नाइज कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और सर जी मेरा बाजू है ना भाई, ये बाजू पे चोट लग गई, मैं एक्सरे करवाया, मैंने एक्सरे वाले को कहा भाई कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कहता है पता नहीं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, तुमसे क्यों पूछूं मैंने वही एक्सरे की तस्वीर उतार के चैट GPT को दी है। उसने स्टैंडर्ड बाजू के साथ उसको कंपेयर करके बता दिया कि आपके बाजू में कोई फ्रैक्चर नहीं। तो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? पैटर्न तो उसके पास है ना कि बाजू का एक्सरे कैसे होता है, उसको कंपेयर कर दिया मेरे बाजू के एक्सरे के साथ। सर इन हेल्थ केयर AI कैन स्टडी मटेरियल medical images like X-ray and MRI to find every sign of disease such as cancer, helping doctor treat medical। तो जनाब इसने भी हेल्थ केयर की एग्जांपल दे दी। सर हेल्थ केयर में AI यूज हो रहा है, फाइनेंस में अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, रिटेल में सर पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, ट्रेंडिंग में कौन सी चीज जा रही है, कस्टमर का क्या रुझान है, वहां पर AI इस्तेमाल हो रहा है। सर ट्रांसपोर्टेशन में फैसल मूवर, डेवो, ये जितनी भी गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ मुख्तलिफ शहरों में जा रही हैं, हर गाड़ी के साथ, हर गाड़ी के हवाले से कनेक्शन मौजूद है। गाड़ी किस रूट पे जा रही है, कितना फ्यूल कंजम्पशन होगा, किस स्पीड पे जा रही है। हाँ अगर हम इस रूट को ऐसे तब्दील कर दें या एवरेज स्पीड 120 की बजाय 100 कर दें तो कितना फ्यूल पे फ़र्क पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप AI की वजह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और पॉइंट समझ आ रहा है सर? इस तरह से इसमें हेल्प मिलती है। फिर सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो अपने अंदर एक हेल्पफुल है। फिर उसके बाद लाइडार की बात भी है, एक वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको ऑटोनोमस व्हीकल की सारी बात करेंगे। कस्टमर सर्विस, सर जी मेरे स्टूडेंट्स मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। अभी इंशाल्लाह इनिशियल स्टेप में हमने अपने बच्चों के टेस्ट को ऑटोमेट किया, टेस्ट चेकिंग को AI के ज़रिए हम बच्चों के टेस्ट चेक कर रहे हैं और बहुत अच्छे टेस्ट चेक हो रहे हैं। इवन जब हम 2, 4, 6 टेस्ट चेक कर लेते हैं ना तो फिर हम तेज़ी से चेक करने लग जाते हैं, लेकिन AI जब चेक करेगा मशीन तो बोर भी नहीं होती, मशीन तो तंग भी नहीं आती कि एक सवाल अब कितनी बार चेक करूं, मशीन को नींद भी नहीं आती, मशीन का टाइम भी ख़त्म नहीं होता, मशीन की एक्यूरेसी भी ख़राब नहीं होती। हमने एक बार उसको प्रॉम्प्ट बनाया कोई 27-28 लाइन्स का, उसके बाद उसको टेस्ट दिया, उसने माँ करके एक एक चीज़ आइडेंटिफाई की है, हम बच्चों को वो करें। अब अगला स्टेप है व्हाट्सएप क्यूरी को रिस्पॉन्ड करना। आपको मैं बताता हूँ, व्हाट्सएप क्यूरी आई है तो इस बच्चे का प्रॉब्लम ये कि बच्चे ने व्हाट्सएप दिया, भी एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप कर दिया, तो जाहिर बात है मैं इस क्लास पढ़ाते हुए तो नहीं उसका व्हाट्सएप का जवाब दूंगा, लेकिन मैं अगर अपने सिस्टम को ऑटोमेट कर दूं, अपने सारे लेक्चर सिस्टम के अंदर डाल दूं, अपनी किताबें डाल दूं, क्या कहते हैं आई कैप की किताब डाल दूं, बच्चा सवाल पूछेगा तो मेरा बच्चा मेरे ही लेक्चर में से उसका जवाब ले रहा होगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर ये क्या है बुनियादी तौर पर, ये अब मेरे कस्टमर को सर्विस मिल रही है। अब एक बच्चा कहता है हाँ यहाँ पर ये बात है सर, जो आप बात करते हैं फिर AI की वो वाली बात तो नहीं है ना। भैया
6 घंटे बाद जवाब लेने से फौरी तौर पे जवाब तो आ गया ना। वो मेरा पॉइंट समझ आया है? तो हमने एआई को भी इनेबल कर दिया है और साथ ये भी लिख दिया कि आप एक एडिशनल टेक्स्ट, अगर आप इस जवाब से मुतमईन नहीं है तो एक एडिशनल टेक्स्ट शेयर कर दीजिए सर अली इमरान को, सर आपको जैसे फ्री होंगे तब जवाब देंगे। समझ आ गया? सर चैट कस्टमर सर्विस की जा रही है वर्चुअल असिस्टेंट्स की मदद से। ये जो सिरी और बिक्सबी एलेक्सा है ये वर्चुअल असिस्टेंट्स है और है पावर्ड चैट बॉट्स हैं। सर जी आपका यही चैट बॉट आई कैप की वेबसाइट पर भी है, कोई बात हो वहाँ पे पूछे फौरी जवाब दे देता है कि आप आई कैप को ईमेल करें और ईमेल का जवाब 3 दिन बाद आए, या फ़ोन करें तो फ़ोन कोई पिक ही ना करे। तो सर समझ आ रहा है? सर ये सारी चीज़ें एआई की मदद से की जा रही हैं, ये इसके फीचर हैं। सर जी अगला टॉपिक आ गया IoT डिवाइसेस। क्या यहाँ पर वीडियो चलेगी और उसकी वॉइस आएगी? जल्दी से फिर इसका कर दें कुछ USB से। सर IoT डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। IoT डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सर जी ये स्मार्ट टीवी है, ये स्मार्ट वॉच है, वो स्मार्ट एसी है, ये स्मार्टफोन है, ये सारे इंटरनेट से कनेक्टेड है। और मैं IoT को ना सिखाने के लिए आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल अगर आपने पिक कर ली तो आपको IoT की समझ आ जाएगी। आपने कभी अपने किसी दोस्त को कहा यार मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेजो, अच्छा वो आपको लाइव लोकेशन भेजता है हर वक्त। जब वो आपको कहता है कि लाइव लोकेशन शेयर कर दी है मैंने, आप देखते हैं कि वो जैसे जैसे मूव कर रहा होता है ना वैसे वैसे उसकी लोकेशन, वो गाड़ी भी आ रहा होता है, आप उसकी लोकेशन ऑन करते हैं तो उसकी मूवमेंट देख रहे होते हैं। यस और नो? कॉन्टिन्यूस उसके मोबाइल से आपके मोबाइल पर लोकेशन भेजी जा रही है, भेजी जा रही है, भेजी जा रही है। सर IoT डिवाइस भी असल में ये है, कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है। आप रिसीव करके देखें या नहीं देखें लेकिन सेंड हो रही है, डेटा कलेक्ट हो रहा है। वो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर मैंने वॉक किया, मेरी स्मार्ट वॉच पे कदम 6002, 6003, 6004 होते जा रहे हैं। सर ये क्या है? सर ये IoT डिवाइस है। IoT डिवाइस क्या कर रही है? इंटरनेट से कनेक्टेड है और कॉन्टिन्यूस कनेक्शन। सर कैमरास, बंदा पाकिस्तान में बैठा, दूसरा बंदा इंग्लैंड से माँ बच्चे को डांट रही होती है और इंग्लैंड में बैठी हुई माँ कैमरे को ऑपरेट कर रही है, लेफ्ट पे जाओ, राइट पे जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ। मैं यहाँ पर बैठा अपने घर में भी देख के आपको बता सकता हूँ मेरे बच्चे इस वक्त कौन सा कार्टून देख रहे हैं, टीवी बंद भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से निकलते घर का AC ऑन करके निकलता हूँ, घर पहुँचता हूँ तो AC ठंडा, कमरा ठंडा हो गया होता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें IoT डिवाइसेस हैं। IoT डिवाइसेस हैं सर जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं। और AC, अब आप ज़रा देखिएगा, AC को टर्न ऑफ कर दिया, इन द ऑफिस में बैठे मोबाइल ऐप से घर का AC टर्न ऑफ कर दिया। सर ट्रैफिक सिग्नल, अब ये बड़ी मजे की एग्जांपल है, जरा देखना। सेंसर्स लगे हुए हैं जो सेंस कर रहे हैं कि ट्रैफिक कम है। अगर ट्रैफिक कम है, एक तरफ ट्रैफिक कम है और एक तरफ ट्रैफिक ज्यादा है, तो जिस तरफ ट्रैफिक ज्यादा है उसका सिग्नल, उसका टाइम बढ़ा देंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? कैमरा में सेंसर्स हैं, सेंसर सेंस कर रहे हैं ट्रैफिक कितनी है। अगर ट्रैफिक कम है तो टाइम कम कर दें, अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो टाइम बढ़ा दें, जो ग्रीन लाइट का टाइम है वो बढ़ जाता है। तो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये IoT डिवाइसेस हैं, ये IoT डिवाइसेस हैं। स्ट्रीट लैम्प्स, लाइटें लगी हुई हैं इंटरनेट से कनेक्ट। तकरीबन 85 to 90 बिलियन IoT डिवाइसेस हैं इस वक्त दुनिया में, यानी 85 to 90 अरब, 90 अरब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो अभी आगे बात करनी है कि भाई इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा चीज़ें कनेक्ट होंगी तो भाई वहाँ पर भी तो लोड आएगा।
यहां पर लैंप की बात देख लो भैया, ये लैंप्स देख रहे हैं, इसके अंदर सेंसर बिल्ट इन है। सेंसर क्या कर रहा है? सेंसर सेंस कर रहा है कि लाइट, डे लाइट कितनी है। जब सेंसर सेंस करेगा कि लाइट बाहर की कम होगी तो ऑटोमेटिकली ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी। सर ये IoT डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है। हाँ, इसके अंदर ये नाइट मोड में ये लाइट्स ऑन हो गई। सर अगली एग्जांपल लो, जमीन के अंदर सेंसर्स लगा दिए जाते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि मॉइस्चर लेवल कितना है ज़मीन का। अगर मॉइस्चर लेवल कम हो गया तो ऑटोमेटिकली स्पार्कलर्स ऑन हो जाएंगे और इरिगेशन हो जाएगी, सारी फसल को पानी लग जाएगा। IoT डिवाइस, इंटरनेट के जरिए उस सेंसर से डाटा आपके मोबाइल पर आ रहा है कि इस वक्त ज़मीन का मॉइस्चर लेवल कितना है। और अगर आपने इसको ऑटोमेट कर दिया तो उसी वक्त ही जब सेंसर लेवल कम होगा तो पानी, स्पार्कलर्स और इरिगेशन शुरू हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट एज कंप्यूटिंग का भी है। बुनियादी तौर पे IoT डिवाइसेस असल में इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं और आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे ऑटोमेट करते हो या नहीं करते। ये सेंसर्स हैं और ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये IoT डिवाइस। अब आपने उससे अगला स्टेप कहा है कि जी 6% से कम मॉइस्चर हो तो ऑटोमेटिकली इरिगेशन या ये पानी लगना शुरू हो जाए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर आपने ये वाली बात भी कर दी, सर जी फ्रिज IoT डिवाइस, इंटरनेट से कनेक्ट है, यहाँ बैठे बैठे फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ाएं कम करें सब कुछ कर सकते हैं। सर IoT डिवाइसेस के फीचर्स की बात करूँ तो वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। IoT devices talk to each other and share automatically without human help. Light hand, सर डोर लॉक्स, घर के पास पहुंचा हूँ, बटन दबाया है, मोबाइल से ही दरवाज़ा खुल गया, गाड़ी अंदर, कोई गार्ड की जरूरत नहीं, फिर बटन दबाया, दरवाज़ा बंद। सर फिर आपका मोबाइल फ़ोन की बात हो गई थी, थर्मोस्टेट AC की बात हो गई थी, होम लाइट की बात हो गई थी, कैमरास की बात हो गई थी। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया, ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन की एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा आगे एज कंप्यूटिंग में देनी है। डाटा कलेक्टेड एंड एनालिसिस, सर जी डाटा कलेक्ट होता है और फिर उसको एनालाइज किया जाता है। सर ये IoT डिवाइसेस का दूसरा फीचर है। IoT devices collect vast amount of data from their environment such as temperature, humidity, location, usage pattern and more. This data can be analyzed to provide valuable insight for optimizing process, improving efficiency and predicted future events. In agriculture, IoT sensors collect data on soil moisture, temperature and crop health. सर ये वाली बात आपके साथ कर दी। सेंसर लगे हुए ज़मीन के अंदर, मॉइस्चर लेवल सेंस किया और उस बेस पर पानी लगा दिया। ऑटोमेशन, सर जी व्हीकल्स जो हैं एग्रीकल्चर के अंदर भी और फिर व्हीकल के अंदर सेंसर्स लगे हुए जो सेंस करते हैं कि आगे कौन है, पीछे कौन है, दाएं कौन है, बाएं कौन है, फासला कितना, और उस हिसाब से तयन करते हैं कि कितनी स्पीड होनी चाहिए। सर समझ आ रहा है? सर ये उसके बाद आ गया रिमोट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। सर जी IoT डिवाइसेस जैसे GPS सिस्टम ट्रैक करता है व्हीकल को, चेक करता है कंडीशन को, डिलीवरी ऑन टाइम। सर जी मैं इसको समझाने के लिए अक्सर कहता हूँ कि हम क्या करते हैं, बच्चों को किताब डिस्पैच करने के बाद ना वो वाला ID भेज देते हैं, ट्रैकिंग ID। अब बच्चा हमें बार बार नहीं पूछता, हम कहते हैं ये देखो आपकी किताब बुक हो गई है। बच्चा ट्रैकिंग ID जब डालता है तो उसे एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है कि मेरी किताब कहाँ तक पहुँच गई। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये जो एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलना है, इसका मतलब है IoT डिवाइस की वजह से ये मुमकिन हुआ है जो उस व्हीकल में लगी हुई है। सर स्केलेबिलिटी, ये IoT डिवाइसेस आपने 30 लगाई हुई हैं, आपने घर बड़ा कर लिया है, कैमरे 50 कर लो। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? स्केलेबल है, स्केल अप किया जा सकता है, स्केल डाउन किया जा, पूरा सिस्टम को तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट सिटी में लाइट को बढ़ा सकते हैं, वेस्ट बिन है, एयर सेंसर्स हैं। सर ये सारी IoT की बातें। उसके बाद IoT के कंपोनेंट। अच्छा
देखें, ये फ्रिज तो पहले भी थी, आईओटी ने क्या किया है, बस एक इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी ऐड की है। एसी पहले भी तो था, इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी ऐड की है। तो भैया इसके अंदर असल में दो चीज़ें, एक सेंसर और एक एक्चुएटर। एक्चुएटर पुराना एसी है, सेंसर एक चीज़ ऐड की गई है जो डाटा को कैप्चर करता है फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट, और ये सेंसर है। हम जब बोलते हैं कि एसी ऑन हो जाए, या जो वॉइस, जिनके अंदर वॉइस सेंसर होता है, वो डिटेक्ट करते हैं कि ये क्या बात कही जा रही है, उसके ऊपर अमल करते हैं। तो बुनियादी तौर पे सेंसर सेंस करता है और फिर उसके बाद वो सिग्नल दे देता है एक्चुएटर को। एक्चुएटर समझ लें सादा एसी है। फ्रिज के अंदर भी फ्रिज का काम ठंडा करना है, एक्चुएटर तो है, सेंसर ऐड कर दिए। एक्चुएटर फिजिकल एक्शन परफॉर्म करता है। स्मार्ट एग्रीकल्चर में भी सेंसर सेंस कर रहा है, और उसके बाद इरिगेशन वाला जो पूरा सिस्टम है पानी लगाने वाला, वो तो वैसे भी चालू कर सकते हैं, लेकिन उसे सेंसर के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही सेंसर क्या हो गया, उसने कहा मॉइस्चर लेवल कम है, तो वो इरिगेशन या स्पार्कलर्स ने पानी लगाना शुरू कर दिया। कनेक्टिविटी, ये आईओटी डिवाइसेस एक दूसरे से भी कनेक्ट करते हैं और सेंट्रल डिवाइसेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस नेटवर्क के जरिए भी और वायर्ड नेटवर्क के जरिए भी। अब इसका फायदा क्या है, रियल टाइम डाटा एक्सचेंज हो रहा है। ये जो कैमरास देख रहे होते हैं आप, दूसरे शहर में, दूसरे कमरे में, दूसरे मुल्क में बैठे, रियल होता है, उस एग्जैक्टली उस वक्त का होता है। तो सर रियल टाइम डाटा एक्सचेंज हो रहा है, कोई मामूली बात तो नहीं है सर। डाटा प्रोसेसिंग, सर वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा जो आईओटी कलेक्ट करता है उसको प्रोसेस भी करना होता है रियल टाइम में। सर इसको एज कंप्यूटिंग कहते हैं। एज कंप्यूटिंग की बात आ रही है आगे, वहाँ पर करते हैं। यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस अलाउ करता है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को कि वो मॉनिटर करे, कंट्रोल करे, मैनेज करे आईओटी डिवाइसेस। दिस कैन बी अ वेब बेस्ड डैशबोर्ड, अ मोबाइल ऐप और अ वॉइस बेस्ड इंटरफेस लाइक virtual assistant. A smart home app allows user to control lighting, security cameras and other connected devices through a mobile phone or a voice command. सर जी यूज़र इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस आपकी वो ऐप है जिससे आप वो वाला मोबाइल, वो वाला ऐप है जिससे आप एसी, टीवी, वॉच, ये सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ये सारी बातें जी, स्मार्ट होम ऐप है, एक बड़ी ऐप होती है, उसके अंदर घर का लॉक, घर की लाइटें, घर का फ्रिज, घर की वॉशिंग मशीन, घर का फ्रिज, वो सारा कुछ उसके अंदर होता है, वो स्मार्ट होम ऐप कहते हैं। अब आजकल जो लेटेस्ट घर बिक रहे होते हैं ना, तो उसमें जब आप घर खरीदते हैं तो वो कहते हैं जी ये जदीद घर है, एडवांस घर है, आप जब घर लेंगे तो आपको स्मार्ट होम ऐप भी करके देंगे, आपकी सारी चीज़ें आप खुद कंट्रोल कर सकेंगे जहाँ पर भी बैठे हो वहाँ पर। इवन आपने देखा कि अब्बा जी आ गए, अब्बा जी ने आगे अपनी ऐप से ही बटन दबाया, उनकी मर्ज़ी की लाइटें चल गई, उनकी मर्ज़ी का टेम्परेचर सेट हो गया, उनकी मर्ज़ी की पंखे की स्पीड हो गई, सारा कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, उनकी मर्ज़ी का म्यूज़िक चल गया। सर समझ आ रही है? तो ये एक बटन दबाया, अब्बा जी आ गए। अब अब्बा जी हैं तो अब्बा जी के टशन तो है ना भाई, तो उन्होंने, अब्बा जी ने मोबाइल निकाला और अपनी सेटिंग को एक क्लिक किया, अब दरवाज़ा भी खुला है, दरवाज़ा भी खुल गया, जो जो उनकी सेटिंग है, जितना टेम्परेचर लाइक करते हैं, जिस तरह का म्यूज़िक लाइक करते हैं, जिस तरह का मिजाज है, जिस तरह की हर चीज़ है, उसके मुताबिक सब कुछ एक बटन पर उन्होंने एडजस्ट किया हुआ है, वो क्लिक करते हैं, सब कुछ वैसा हो जाता है। सर इंडस्ट्रियल आईओटी, सर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, चूँकि मशीनों के साथ भी तो सेंसर्स लगे हुए हैं और ये आईओटीज़ हैं। कितनी प्रोडक्शन हुई, किस क्वालिटी की प्रोडक्शन हुई, कितनी वेस्टेज है, सेफ्टी मेजर्स के लिए आईओटी इस्तेमाल की जाती है। फिर हेल्थ केयर, IoT is charging health care by allowing patient to be monitored remotely and collecting health data in real time. This is called the IOMT. सर जी दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले एक तो ये CGM, यहाँ पर करके ना एक वो पुर्जा सा लगा देते हैं जो कॉन्टीन्यूसली आपकी शुगर चेक कर रहा होता है, बढ़ रही है, कम हो रही है, कितनी हो रही है। सर
कॉन्टिन्यूस ग्लूकोमीटर है बेसिकली, ये यहाँ पर लग जाता है वो डिवाइस, वो सर IoT की डिवाइस। फिर हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट सेंसर्स लगे हुए हैं और जैसे ही हार्ट बीट एक खास लेवल से कम होती है एक अलर्ट चला जाता है डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब पहुंचो, मरीज की तबीयत ख़राब है। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये IoT डिवाइसेस की एप्लीकेशन है हेल्थ केयर में। स्मार्ट सिटी में आपने अभी इशारों का सिस्टम तो देख ही लिया। सर जी बिजली की कंजम्पशन कितनी है और उस बेस पर कितनी बिजली बननी चाहिए, ये मैनेज हो सकता है IoT डिवाइसेस के ज़रिए। सर जी कैमराज जगह जगह लगे हुए, सेफ्टी कैमराज, लाहौर सेफ सिटी के भी कैमराज आपने देखे हैं। सर ये IoT डिवाइसेस हैं एक। सर जी एग्रीकल्चर भी देख लिया किस तरह से मॉइस्चर लेवल कम हुआ और पानी आ गया। सर ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको वो वाली बात भी बता दी, डेवो फैस्ट रिमूवर वगैरह वाली, कि हर एक गाड़ी जो है वो IoT है जो इंटरनेट के ज़रिए सिस्टम से कनेक्टेड है। सर चैलेंजेस क्या हैं IoT के? सर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, डाटा सेंसिटिव डाटा होता है, डाटा लीक हो जाए मुसीबत है। इंटरऑपरेटर, सर आप सोचिए ना, आपका घर का लॉक IoT डिवाइस है और वो डाटा और लॉक जो है वो लीक हो, आपने उसको वॉइस से खोलने वाला ऑपरेशन किया हुआ, किसी बंदे ने आपकी वो वाली वॉइस रिकॉर्ड कर दी, वो चलाएगा वो खुल जाएगा। घर खुल गया तो चोरी हो सकती है। आपको पता है ये जो अली खामनाई साहब को ईरान में उन्होंने शहीद किया है, पूरे तेहरान के कैमरे हैक किए हुए थे, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन थी। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये बुनियादी तौर पे इस तरह हैक हो सकते हैं। इंटरऑपरेटेबिलिटी का मतलब है, इसका एक चैलेंज ये है, एक AC ग्रीक का है, एक हायर का है, एक डॉलर्स का है। अब इस सब को इकट्ठे चलाना और ऑपरेट करना ये भी चैलेंज बन जाता है। डाटा ओवरलोड, कितना बड़ा डाटा है, 90 अरब डिवाइसेस हैं और हर डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो इतने बड़े डाटा को हैंडल करना भी कोई मजाक तो नहीं है सर। स्केलेबिलिटी, इसको स्केल अप किया जा सकता है, बट ये उतना ही ज़्यादा हार्डर हो जाता है, क्योंकि उतना ज़्यादा नेटवर्क भी चाहिए, प्रोसेसिंग एबिलिटी भी चाहिए। हाँ जी, IoT की बात तो कर ली। 5G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी क्या है? 5G 5th जनरेशन वायरलेस नेटवर्क है। इट इज़ फास्टर देन 4G। सर जी यहाँ तक एक बार पढ़िए, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ 5G पढ़ाता हूँ। स्केलेबिलिटी 30, जी सर जी, स्केलेबिलिटी में जो एक चैलेंज भी स्केलेबिलिटी है और एक फीचर भी है। फीचर ये है कि भाई 30 कैमरे लगे हुए हैं सिस्टम के साथ, 5, 10, 15, 20 और लगा, फीचर है। हाँ चैलेंज ये है कि भाई अगर 20 कैमरे और लग जाएंगे तो लोड ज़्यादा हो जाएगा, उसको हैंडल करने के लिए ज़्यादा प्रोसेसिंग चाहिए होगी, तो ये चैलेंज भी है। लो सर 5G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो उसमें वो कहता है कि 5G टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन की वायरलेस नेटवर्क है। इट इज़ मच फास्टर देन 4G, हैज़ लो डिले एंड कैन कनेक्ट मैनी डिवाइसेस एट वंस, enabling न्यू टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस। 5th जनरेशन है, ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। सर स्पीड बहुत बढ़ गई है, पहले 100 टाइम फास्टर हो गया 4G से, अब बड़ी 4K वीडियोस को विदाउट सीमलेस इंजॉय किया जा सकता है, लोडिंग नहीं होगी, सीधा स्मूथली चलेगी वीडियो। सर डिले कम हो गया, लेटेंसी कहते हैं डिले को, पहले डिले होता था और अब डिले 1 मिली सेकेंड तक चला गया है, 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से तक डिले जा चुका है, इतना फास्ट। कैपेसिटी ज़्यादा है, 5G ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, रिलायबल ज़्यादा है। रिलायबल का मतलब है कि दरमियान में डिसरप्शन नहीं आएगी, अब वो ज़्यादा रिलायबल हो गया हुआ है। जब ट्रैफिक ब्लॉक होती है, कभी आप नोट करें ट्रैफिक ब्लॉक है तो लोग क्या कर रहे होते हैं गाड़ी में बैठ के मोबाइल, अक्सर वहाँ पर अगर 1000 गाड़ियाँ खड़ी तो 1000 गाड़ियाँ पर लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोड चला जाता है। स्टेडियम में 1000 लोग बैठे फेसबुक पे लाइव हैं, वीडियोस बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोड है, वहाँ पर ये बहुत
बेहतर परफॉर्म करता है जहाँ पे डेंस अर्बन एनवायरनमेंट है। डेंस समझते हैं, जहाँ पे ज़्यादा सारे लोग इकट्ठे हुए। एप्लीकेशन की बात करें तो स्मार्ट सिटी जो है, 5G connects city system like traffic, utilities and safety. Sensors in light, cameras and power grid share data instantly to improve traffic, save energy and keep people safe. Smart cities, लोग सेफ रहते हैं, ज़्यादा तेज़ नेटवर्क है, ज़्यादा डिवाइस होता है उसको सपोर्ट कर पाता है। ऑटोनोमस व्हीकल जहाँ पे 120 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है, वहाँ पे उसे तेज़ इंटरनेट चाहिए ताकि सेंसर ने सेंस कुछ किया है तो उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करे, तो 5G उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। सर जी आज तो रिमोट ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। डॉक्टर USA बैठा हुआ है, मरीज चाइना में है, तो जनाब इलाज हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है रिमोट। सर ये भी मुमकिन हो पाया इसे। ऑगमेंटेड रियलिटी AR और VR, सर ये भी दो लो लेटेंस, ये भी दो वो हैं AR और VR, ये भी एक वीडियोस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इंशाल्लाह इसकी बात मैं अभी करता हूँ, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है और वर्चुअल रियलिटी क्या है, ये भी आना है। IoT डिवाइसेस बहुत सी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है, 5G का ये फ़ायदा है। 5G इंडस्ट्री पूरी ऑटोमेट कर देगा फ्यूचर में। एंटरटेनमेंट में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, न्यूयॉर्क में उन्होंने शो किया है कि वो ओवर द हेड तक पूरी स्क्रीन थी, तो वो एक ऐसा व्यू था जैसे रियल के बहुत करीब, एक सामने तस्वीर है और एक आप देख रहे हैं, और एक जब उसने सूरज निकाला है तो ऐसे सूरज आया आपकी पूरी, यानी आपका जितना जितना एक वक्त आप देख सकते हैं वो सारा कवर हो जाता है। तो एक बड़ा डिफरेंट और बड़ा ज़बरदस्त इमेज आता है। उसकी टिकट बहुत महंगी है लेकिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रश था वहाँ पे। मैंने भी वो वाली वीडियो देखी है, लेकिन ज़ाहिर बात है मैंने अपनी स्क्रीन पे देखी है, जो लाइव देखना है वो वाली बात बिल्कुल डिफरेंट है। तो भाई स्मार्ट ग्रिड है जहाँ पर एनर्जी सिस्टम बाय मॉनिटरिंग पावर यूज़, बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड एंड यूज़ रिन्यूएबल, जितनी डिमांड है उसके मुताबिक सप्लाई करना। सर AR और VR, सर जी AR और VR, अच्छा आप वीडियो के वाले से कुछ कहने लगे थे, तो ये कैसे चलाएंगे आप? तो कहते USB से चलेगी, तो ये साथ खड़े रहेंगे पकड़ के? अच्छा सर AR और VR है, इसको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ अगर हम इस तरह ही कर पाए, नहीं तो एक दो वीडियो दिखानी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको बता सके कि AR और VR में क्या फ़र्क है। मैं पहले आपको एक तस्वीर में आपको AR और VR क्लियर कर देता हूँ। AR ऑगमेंटेड रियलिटी ये है कि डिजिटल लेयर ऐड कर देना रियल इमेज के आगे। ये फिल्टर लगा हुआ है सर, गौर करना, ये असल तस्वीर है, ये एक लेयर ऐड की है, और आप भी अक्सर रूटीन में देखते हैं ये लेयर ऐड हो जाती है, ये एक लेयर होती है सर। डिजिटल लेयर एक्चुअल तस्वीर के आगे ले आना, इसको क्या बोलते हैं? AR बोलते हैं। VR ये होता है कि आप खुद डिजिटल वर्ल्ड के अंदर चले जाएं। सर आपने देखा होगा ये लगाया होता है हेडफोन, और क्या बोलते हैं इसको सर, ये लगा के आप खुद वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं। सर जी ये असल में है। आप ये देखिएगा ज़रा, ये आपका दोस्ती है ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर आ रहा है ये असल में क्या है? एक डिजिटल लेयर है। फिर यहाँ पर आ जाइए, फिर ये AR है, फिर ये सर ये वाली ये AR ग्लासेस बोलते हैं इसको। अच्छा रजब भट्ट ने अब ये वाली ग्लासेस ही लगाई होती हैं, इसके अंदर कैमरा भी है, ये डबल क्लिक करें, सिंगल क्लिक करें, यहाँ से वो सारा ऑपरेट भी कर रहा होता है। तो भाई ये सब क्या है? ये सारा AR की एग्जांपल है। VR में तो आप खुद, शायद आप में से किसी ने वो लिया हो, ये VR बॉक्स है, और क्या कहते हैं वो यार, ये राइड्स होती हैं, VR राइड्स होती हैं। आप जॉयलैंड में और इस तरह सिंधबाद में, इन सारी जगहों पर राइड्स हैं, वो आपको ये पहना देते हैं और इसके बाद आप वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं।
और बहुत रियलिस्टिक लगता है, ऐसे जैसे आप खुद वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए हैं। सर इसका ये तो एक फ़ायदा एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना सर, इसके और भी काफ़ी फ़ायदे हैं। AR डिजिटल ओवरले है, add digital thing like image, sound or text to the real world or interactive experience. AR allows user to interact with virtual object or accessibility. AR can be accessed through commonly used devices like smartphone, or AR enhances the real world without fully disconnecting them from their surrounding. सर ये AR VR की बात करें, simulated environment. VR creates a fully engaging virtual world. Simulated environment क्या है? VR create करता है fully engaging virtual world where users can interact with the 3D world through specialized headset. उसको headset बोलते हैं। हेडसेट आप लगा लेते हैं तो आप दुनिया से निकल जाते हैं और उस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं। यस, फुली इमर्सिव, वो फुली अब्जॉर्ब हो जाते हैं उसके अंदर, इंटरएक्टिव होता है और एक स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर होती है। वीआर के फीचर्स और एआर के फीचर्स। सर अप्लाई किधर हो रहा है? सर अप्लाई किधर हो रहा है? सर जी लोग अब प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बहुत सी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स हैं। एक ब्रांड है सेफोरा के नाम से, वो आइकिया के नाम से लोग फर्नीचर बेच रहे हैं, अपनी मेजरमेंट के मुताबिक बता देते हैं और वो उसके मुताबिक फर्नीचर ऑनलाइन, वो बाकायदा आप अपना रियल इमेज, ज़रा एक दो अगर हम वीडियोस दिखा दें तो इनकी बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। ज़रा लगा दीजिए इसका, मुझे तो नहीं पता सर वो वाला। Scan, browse, select, move, and place. So that could mean less of this and less of this and probably more of this. We want to make it easier for people everywhere to imagine a better place. Share this place and this place. Try place in your place. इस वीडियो ने जो बोला ना वो मैं नहीं बोल सकता सर, आप पॉइंट समझ रहे हैं। इसीलिए बाज़ औक़ात मैंने एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हुए कहाँ कहाँ पर मैंने वीडियो दिखानी है। ज़रा एक बार वीआर की भी दिखा दें, ये ज़रा देखिएगा वर्चुअल रियलिटी की असल क्या है और उसे नज़र क्या आ रहा है। ये हेडसेट लगाने से आप वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं। सर जी एक रोबो टैक्सी की भी है, वो भी दिखा देते हैं। वैसे वो उधर भी काम आ जाएगी एआई एजेंटिंग में भी, लेकिन आईओटी डिवाइस की एक वीडियो दिखाऊं जो मैं नॉर्मली दिखाता हूं। आईओटी डिवाइस की वीडियो देखिएगा, आपकी अपनी लोकल है। कॉलेज प्रेजेंट्स पाकिस्तान का सबसे पहला आईओटी स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, द मोस्ट एस्थेटिकली एडवांस्ड रेफ्रिजरेटर। यूरोपियन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ पाकिस्तान का जदीद तरीन आईओटी कनेक्टिविटी वाला स्मार्ट रेफ्रिजरेटर जो आता है इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ, और इसका फ्यूचरिस्टिक डिजाइन विद टच डिजिटल डिस्प्ले लाता है आपकी जिंदगी में कन्वीनियंस और अपग्रेडेड लाइफस्टाइल विद डिफरेंट इंटेलिजेंट ऑपरेशन मोड्स। और होममेड एप्लीकेशन के साथ है आपको फुल कंट्रोल आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एनीवेयर एनी टाइम। रात के वक्त या ऐसे औकात में जब आपका रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कम हो, अपनी बिजली की बचत के लिए इको मोड ऑन करें। आप इको मोड होममेड ऐप के थ्रू भी एक्टिवेट कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में अगर चाहिए इंस्टेंट कूलिंग तो सिर्फ एक टच से क्विक कूल मोड एक्टिवेट करें और हो जाए बेफिक्र। और अगर फ्रीजर कंपार्टमेंट में चाहिए बहुत सारी कूलिंग तो क्विक फ्रीज मोड एक्टिवेट करें। लंबी वेकेशन पे जाना हो तो भी कोई टेंशन नहीं, वेकेशन मोड ऑन करें और स्मार्ट फीचर से सिर्फ अपने फ्रीजर कंपार्टमेंट को रखें ऑपरेशन। वेकेशन मोड एक्टिवेट करने के लिए आइकन को 3 सेकंड तक प्रेस करें। एंड यस,
ये फीचर आप होममेड ऐप के थ्रू भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अवांती प्लस IoT स्मार्ट रेफ्रिजरेटर का डोर 60 सेकंड्स तक खुले रह जाने की सूरत में डोर अलार्म ऑन हो जाएगा और आपके फोन पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट का टेम्परेचर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी की वजह से फ्रीजर का टेम्परेचर भी रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर के हिसाब से सेट हो जाता है। इसके साथ साथ डॉरेंस अवांती प्लस IoT रेफ्रिजरेटर में है पावरफुल फैन में डिओडोराइजर, जो रेफ्रिजरेटर के कंपार्टमेंट्स की ठंडक को रखे बरकरार और खाने को रखे हर तरह की बू से पाक और ज्यादा दिन तक तरोताजा है। डॉरेंस अवांती प्लस की इनोवेशन कभी खत्म नहीं है। इसमें है 3 और इनोवेटिव फीचर्स। विटामिन फ्रेश इनोवेटिव 3 कलर टेक्नोलॉजी रखे आपके फलों और सब्जियों के विटामिन ए और विटामिन सी को महफूज लंबे अरसे तक, ताकि आपकी फैमिली रहे हेल्दी एंड एक्टिव। नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी से रहे आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगले 20 दिन तक फ्रेश। और LED लाइट्स जो रखे रेफ्रिजरेटर के हर कंपार्टमेंट को रोशन। अवांती प्लस IoT रेफ्रिजरेटर के इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की वजह से अब आप 55% तक बिजली की बचत कर सकते हैं। अवांती प्लस IoT रेफ्रिजरेटर आता है कंप्रेसर की 12 साल की वारंटी के साथ और साथ ही बिल्कुल पहली दफा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की भी 4 साल की वारंटी। Embrace the innovation with Dorrance Avanti plus IoT, क्योंकि Dorrance reliable। सर जी, ये IoT डिवाइस की एक झलक आपने देखी। जो आपको इससे समझ आना है वो एक नेक्स्ट लेवल है। आप वो सारी चीज़ें पिक कर पाते हैं, आपको मैसेज भी आ रहा है, आप मोबाइल के जरिए उसको चला भी रहे हैं, उसके मोड्स भी ऑन ऑफ कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें, यही असल में IoT है। सर जी, एक आपको और दिखा दूं, AI एजेंटिंग की वीडियो भी दिखाकर साथ ही वो वाली बात भी ख़त्म करूं। This is not a concept car. This is the world's first robo-taxi. And it's come to pick me up. Completely driverless. Look, this is the front. But this is not the front. Open doors. Ready? It's done. Look. No driver. As you can see, you've got 4 seats facing each other. It's inspired by a 19th century horse carriage. We're in a bunker, right? Right, how does it work? Right here, check this out. Radar technology, LiDAR, cameras, thermal imaging. This is a Zoox. And I've just hailed it from an app. 10 years of research and development has gone into this, and it's going to be rolled out on public roads really soon. I'm actually driving on the public road today with this. Now, what you've got is for each passenger, wireless phone charger, you've got a cup holder, USB-C port, get used to touch screen to close the doors. Let's go. Here we go. So this is just like any other ride-hailing service, but with no driver, which means you don't have to put up with like some angry driver in the front that completely ruins the day. Well, here we go. Now up here, you can see, this is called the celestial headliner. You've got the lights in the roof, which you know I love. Now safety, they've redesigned all of the airbags because of course there's a whole new cabin. Airbags come down from here, boom, from the side, from the back, everywhere. You are encompassed by airbags if needed. This is a camera and that connects to a real human. Can watch you just for your safety, right? If something happens to you, they can make sure you're safe. Look, driving next to a truck right now. Here we are in like a lounge room. There's no angry driver you need to worry about. You're here with your mates. Chuck on some tunes, go out. Love it. I actually think it's cool. The future! Future's here. What do you reckon? नहीं सर, जल्दी से वापस इसको लगा दें। सर ये कुछ वीडियोस थी जो कि आपके इमेज को क्लियर करें, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि यार ये रोबो टैक्सी क्या है, AI इस तरह से अप्लाई हो रहा है, ये बातें बनी हैं ये एक्चुअल में अप्लाई हो रहा है, IoT डिवाइस क्या है, ऑटोनमस व्हीकल क्या है,
सर ये सारी चीज़ें इस तरह से हमने कवर कर ली। सर ये AR और VR की बात हम कर रहे थे, इसके एग्जाम्पल्स में रिटेल है। आप एजुकेशन और ट्रेनिंग, वो जो हम बचपन में सतह मुर्तबा पोठोहार पढ़ते थे कि जनाब वो पहाड़ी इलाका है, सर आज VR लगा के आप उसको हेडसेट लगा के उसको बाकायदा एक्सपीरियंस दे सकते हैं बच्चे को। आज तो आप बच्चे को यहाँ पर बैठे हुए पूरे खाना काबा में उम्रा कैसे करना है उसके आदाब पूरे सिखा सकते हैं सर। सर आज VR के ज़रिए आप एक्चुअल में ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग होती है आपकी, जो फ़ौज की ट्रेनिंग होती है, इसमें असल दुश्मन तो नहीं होता। अभी जो जंग चल रही है उसमें बहुत सी चीज़ें जंग के दौरान ही समझ आती हैं, उसको पहले कैसे प्रैक्टिस करें, आज VR के ज़रिए वो प्रैक्टिस हो सकती हैं सर। सर सर्जरीज बजाय कि इंसान पे तजर्बे करें, आज VR के ज़रिए हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं। एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, थेरेपीज़ है, सर्जिकल असिस्टेंस है, फिर वीडियो गेम्स, गेमिंग बॉल्स, रियल एस्टेट। घर बन गया और गली तंग है, पहले ही उसको देख लिया कि ये क्या इमेज होगा और VR के ज़रिए असेस कर लिया, फिर उसके बाद वर्चुअल होम टूर्स होते हैं। फ्यूचर में रिटेल में बहुत से लोग इस तरफ जा रहे हैं और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेरा अपना भी एक प्लान है कि आप ऐसा ब्रांड लॉन्च करें जिसमें टी-शर्ट्स आप बेच रहे हों और वो टी-शर्ट आप ख़रीदें ना, ऑनलाइन ऑर्डर करने से पहले आप अपनी पिक्चर अपलोड करें और उस टी-शर्ट पे क्लिक करें तो वो आपको कैसी लगेगी पहले देख लें, फिर उसके बाद बाय करें। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इस तरह की बहुत सी चीज़ें फ्यूचर में आ रही हैं। हेल्थ केयर के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं, एजुकेशन के हवाले से बहुत सी ऐप हैं जो कि क्या कहते हैं जिनको यूज़ किया जाएगा। और ये AR और VR की एप्लीकेशन है। बेनिफिट्स क्या है? एक्सपीरियंस, कॉस्ट इफेक्टिव, रिमोट इंटरेक्शन। चैलेंज ये है कि हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, कंटेंट बड़ा महंगा बनता है, हार्डवेयर बड़ा महंगा होता है और बाज़-औक़ात ये VR जो है वो हेडसेट जो लगाया होता है इससे चक्कर भी आते हैं, लोगों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। सर ये सारी बात आपके साथ मैंने इसकी कर दी थी और मैं चल रहा हूँ आपके पास एज कंप्यूटिंग की तरफ। सर जी एज कंप्यूटिंग क्या है? एक फ़नी सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मैं तो चैप्टर 9 में ही दंस गया हूँ और सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ाने के चक्कर में मैं अभी तक यहीं पे ही हूँ, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ कम से कम वो बहुत अच्छा पढ़ाऊँ। एज कंप्यूटिंग क्या है? बुनियादी तौर पे एज कंप्यूटिंग होता यह है कि आप जहाँ मैं ना इसको समझाने के लिए आपको फ़नी एग्जांपल बताने लगा था कि कुछ लोग होते हैं वो जब खाना लग जाता है ना बूफे पे, तो शादी में गए होते हैं तो वो टेबल पे नहीं बैठते, वो जिस टेबल पे बूफे रखे होते हैं उसके पास ही खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो बंदा खाना बूफे में डालता है फ़ौरन वहीं से अपनी प्लेट फ़ौरन भर लेते हैं। जहाँ पर डाटा आ रहा है वहीं पे ही उसको प्रोसेस कर लेना, इसको एज कंप्यूटिंग बोलते हैं। ये जो गाड़ी चल रही है, ये जो ऑटोमेशन है, ये भी एज कंप्यूटिंग है। सेंसर ने डाटा दिया और वहीं पे ही उसको क्या कर लिया, सेंसर ने डाटा दिया और वहीं पे ही उसको क्या कर लिया, उस पर डिसीजन मेकिंग कर ली। सर वॉशिंग मशीन में सेंसर्स लगे होते हैं, आप कपड़े डालते हैं, वो पानी और सर्फ डालता है, वो जैसे वॉशिंग शुरू होती है सेंसर सेंस करता है कपड़े ज़्यादा गंदे हैं, वो सर्फ ऐड करता है, वो क्या कहते हैं पानी मजीद ऐड करता है और वो टाइमर बढ़ा देता है। सर ये एज कंप्यूटिंग है। सर जी सेंसर लगे हुए हैं मरीज के दिल पर, पीछे स्क्रीन पर सामने चल रहा होता है कि कितनी हार्ट बीट चल रही है। सर ये एज कंप्यूटिंग है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वहीं पर ही जहाँ पर डाटा कलेक्ट हो रहा है वहीं पर ही उसको प्रोसेस कर देना, ये एज कंप्यूटिंग है। इसका फ़ायदा ये कि रिस्पांस बड़ा फास्ट होता है, आपका इंटरनेट की यूजेज नहीं होती, सिक्योरिटी और प्राइवेसी बेहतर है और स्केलेबल भी है, बढ़ाया भी जा सकता है। अलबत्ता इसके लिए स्मार्ट सिटीज़ है, हेल्थ केयर, ये ऑटोनमस व्हीकल और रिटेल एंड ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। बेनिफिट्स क्या है? रियल टाइम प्रोसेसिंग है, सिक्योरिटी बेहतर है, कॉस्ट इफेक्टिव है और स्केलेबल है। और अगर चैलेंजेस की बात करूं तो सर सिक्योरिटी का रिस्क इसलिए है
कि सर आप जो सेंट्रल सिस्टम में सिक्योरिटी लेके आ सकते हैं वो एज कंप्यूटिंग में नहीं होती। सर एक केस तो ये है ना कि आपका सेंट्रल सिस्टम में डाटा जाए और वहाँ पर प्रोसेसिंग हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी बेहतर होगी, लेकिन सर आप जब एज पर एज कंप्यूटिंग करते हैं तो उसकी मैनेजमेंट भी कॉम्प्लेक्स है और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एज डिवाइसेस पर उतनी ज़्यादा नहीं होती। डाटा को सिंक्रोनाइज करना, इंटीग्रेट करना ही मुश्किल हो जाता है सेंट्रल सिस्टम में डाटा का, और जो एज कंप्यूटिंग है उसके डाटा की कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं। सर जी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए बोलते हैं इसको, वो कहते हैं जो काम स्टैंडर्डाइज्ड है, एक तरीके से होना है, तो इंसान की बजाय अगर उसको ऑटोमेट कर दे तो वो ज़्यादा जल्दी होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, गलती नहीं करेगा, थकेगा नहीं, बोर नहीं होगा, टाइम की लिमिटेशन नहीं होगी। ये सारे फ़ायदे हैं रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन के। वो कहता है इंसान से ज़्यादा बेहतर मशीन काम करती है, ख़ास तौर पे रेपिटेटिव काम जो गलती भी कम करती है। की फीचर्स ये हैं कि ऑटोमेटिकली रेपिटेटिव टास्क है, फिर एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ वो चल पड़ता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रूल बेस्ड है। बस याद रखिएगा ऑटोमेट सिर्फ वही काम हो सकता है जो स्टैंडर्डाइज्ड हो, जो रूल बेस्ड हो। सर स्केलेबल और फ्लेक्सिबल है, बिजनेसेस कैन डिप्लॉय मोर बोट्स एज वर्कलोड इंक्रीज, रिटेलर ऐड बोट्स ड्यूरिंग हॉलीडेज टू हैंडल एक्स्ट्रा ऑर्डर एंड इंक्वायरीज, बोट्स फॉलो rules precisely and keep activity logs, help industry meet regulations। सर जी laws and regulation की compliance की बात कर रहे हैं। laws and regulation की compliance है, standard rule है, उसको पूरा करने के लिए automation हो सकती है। आपने ऑटोमेशन के लिए रोबोट नहीं, खाली बॉट्स होते हैं। अच्छा हमारे जहन में रोबोट से फौरी तौर पे तो आ जाता है ना कि जो हमने चाइना के रोबोट देखे हुए हैं, फिजिकल नहीं सर, टास्क है जिसको ऑटोमेट करना है। यार मेरा पॉइंट समझ आया? मिसाल के तौर पे आपने फॉर्म फिल किया है, उस फॉर्म को जो आपने दाखिला लेना था उस फॉर्म को सिस्टम में ऐड करके उसको ऑटोमेट करके प्रोसेस कर दिया और आपका एक कार्ड निकाल दिया, ये वाला काम ऑटोमेट हो सकता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसमें गलती भी नहीं होगी, काम भी एफिशिएंटली जल्दी से हो जाएगा। सर कस्टमर सर्विस, ये जो बच्चे व्हाट्सएप पर सवाल पूछते हैं इसका रिस्पॉन्ड ऑटोमेट हो सकता है अगर स्टैंडर्डाइज सवाल पूछा जाए या एआई के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा सकता है। सर टेलीकॉम में जो स्टैंडर्डाइज सवाल आपने अक्सर नोट किया होगा, फ़ोन करते हैं अपना बैलेंस मालूम करने के लिए 1 दबाइए, क्रेडिट कार्ड बंद करने के लिए 2 दबाइए। यार ये होती हैं ना चीज़ें, रोबोट है, इंसान तो नहीं है, चीज़ें ऑटोमेट कर दी उसने। इनवॉइस प्रोसेसिंग ऑटोमेट हो सकती है। फिर पेरोल, सिर्फ आपने बताना कौन सा बंदा कितने दिन आया, सैलरी कितनी बनी, टैक्स कितना कटा, लोन कितना एडजस्ट हुआ, सब कुछ हो गया, आपके पास फाइनल सैलरी आ जाएगी। इवन आपने उसको वो किया हो तो वो ट्रांसफ़र भी कर देते हैं पैसे। डाटा माइग्रेशन, एक डाटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेके आना है, ये भी ऑटोमेट हो सकता है आरपीए के जरिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और अब देखना इन्वेंट्री का लेवल कम होगा, इन्वेंट्री इशू होगी तो इन्वेंट्री का लेवल देखा जाएगा, इन्वेंट्री का लेवल कम हो गया तो ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट जनरेट होगी परचेज डिपार्टमेंट को कि आप इन्वेंट्री खरीदो। परचेज डिपार्टमेंट में जैसे ही ये रिक्वेस्ट आएगी ऑटोमेट हो जाएगी ये रिक्वेस्ट और सप्लायर को चल जाएगी कि इतने यूनिट्स दे दो। सब चीज़ें ऑटोमेट हो सकती हैं और वो ऑटोमेट आरपीए के ज़रिए बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। चैलेंजेस क्या हैं? सर स्टैंडर्डाइज काम हो तो सिर्फ तब होगा, एम्प्लॉयज़ बहुत रेजिस्ट करते हैं, उनको अपनी नौकरी का डर पड़ जाता है। सिक्योरिटी का रिस्क है, बहुत सेंसिटिव डाटा को एक्सेस करते हैं तो सिक्योरिटी कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं सेंसिटिव डाटा लीक ना हो जाए। और रोबोट्स को अपडेशन चाहिए होती है, जब सॉफ्टवेयर चेंज होगा, जब रूल्स चेंज होंगे, रोबोट को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। सर जी ये बातें सारी मैंने कर ली, इसकी ज़रा चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलते हैं। जी सर,
सर जी वो भी उसको भी देख लेते हैं, लेकिन अभी एक पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, मैं ज़रा उसको देखना चाह रहा हूँ। खुला था पहले ही? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द सिमुलेशन, नकल। बुनियादी तौर पे एआई जो है ना वो इंसानी दिमाग जिस तरह काम करता है ना उसकी नकल बनाई है, इंसान नहीं। असल में वो एआई सर, एआई एनेबल करता है मशीन को कि वो टास्क ऐसे परफॉर्म करे जो कि इंसान ने परफॉर्म करने थे, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन एंड नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। सर जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग साइकिल, सर जी इसका एक लर्निंग साइकिल है। ये लर्न कैसे करता है? डाटा को कलेक्ट करता है, डाटा को प्री प्रोसेस करता है यानी क्लीन करता है, मॉडल को ट्रेन करता है, रिजल्ट्स को इवेल्युएट करता है और मॉडल को डिप्लॉय कर देता है यानी मॉडल को लागू कर देता है, अप्लाई कर देता है। सर जी काफ़ी डिटेल में मैं एग्जांपल्स देता हूँ तो इस बात को समझाने की। सबसे पहला काम है डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को क्लीन करना, मॉडल के अंदर ये वाला डाटा डालना, जो कि याद रखिएगा मॉडल से सिस्टम सीख रहा होता है। तो मॉडल में डाटा डाला जाता है तो मॉडल ट्रेन होता है। मॉडल जब आपने पहली बार एआई को इंस्टॉल किया ना चैट जीपीटी को, तो आपने उससे बात की, अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा जी वालेकुम सलाम, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम अली इमरान है, मेरी ये उम्र है, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, फलान टमकान। अभी एक असाइनमेंट थी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो मैंने उसको उस पर अप्लाई किया, तो मैंने ना वो वाली रिक्वायरमेंट चैट जीपीटी को डाली। चैट जीपीटी ने कहा तो आप तो बहुत आइडियल कैंडिडेट हैं इस तरह के काम के लिए, आपका 11 साल का तजर्बा है, आप टीचिंग में हैं, आपकी इतनी किताबें हैं, मेरी 14 तो मेरे टैक्स के एडिशन है, 3 ऑडिट के, 2 जो हैं वो उसके। तो वो उसने सारी मुझे कहा जी ये तो बहुत अच्छी असाइनमेंट है, इसके लिए आप बहुत आइडियल हैं। सारी बातें उसको मेरी पहले ही पता है, मैं तो चैट जीपीटी से कुछ झूठ बोल भी नहीं सकता। सर समझ आ रहा है? सर उसके पास ये बनाने के बाद की बात, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है डाटा को कलेक्ट करना। अब मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देने लगा। मैंने टेस्ट चेक करना था, मैंने उसको कहा कि मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर और उसके साथ ये सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में हर एक अलग-अलग मार्क्स एलोकेट कर रहा हूँ, आप इसके मुताबिक इसको मार्क करो। जब उसने मार्क किया तो उसने कुछ चीज़ों को चेक किया और कुछ नहीं चेक किया। मैंने कहा नहीं, हर चीज़ को चेक करना है। उसने फिर हर चीज़ को चेक किया। मैंने कहा हर क्वेश्चन के अलग-अलग मार्क्स एलोकेट करो। उसने हर क्वेश्चन के अलग-अलग मार्क्स एलोकेट किए। मैंने कहा भाई ओवरऑल परसेंटेज भी बतानी है आपने स्टेट में, उसको मैंने कहा वो भी बताया। अब मैं उसको डाटा को डाल के उसको क्या कर रहा हूँ? ट्रेन कर रहा हूँ। एक बार जब मैंने उसको ट्रेन कर दिया तो फिर अब मैं 10 टेस्ट डालूंगा और कहूँगा इसी पैटर्न पे ये भी चेक कर दो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब इस एग्जाम्पल को पिक कर लिया। अब देखो डाटा कलेक्ट किया, डाटा को क्लीन किया, मॉडल ट्रेन किया एक टेस्ट पे, फिर रिजल्ट को इवेल्युएट किया, फिर उसे सेट करने के बाद अब मैंने 10 टेस्ट दे दिए, चेक करो, यानी मैंने मॉडल डिप्लॉय कर दिया है। समझ गए सर? इस तरह से एआई का लर्निंग साइकिल है और एआई इस तरह से लर्न करता है। टाइप्स ऑफ एआई है 3 तरह की। एनालिटिकल एआई जहां पर एनालिसिस है, जहां पर कंपैरिजन है, वहां पर एनालिटिकल एआई। प्रिडिक्टिव एआई, वैल्यू क्या है, फ्यूचर में वैल्यू क्या हो सकती है, ये प्रिडिक्टिव एआई। फिर जनरेटिव एआई है, जनरेटिव एआई जनरेट करता है नई चीज को। एनालिटिकल एआई एनालिसिस करता है, ए के पढ़ने से बी कितना पढ़ा है, ए के बढ़ने से सी कितना बढ़ेगा, बी के बढ़ने से सी कितना बढ़ेगा, ये जो एनालिसिस है। मार्केटिंग बढ़ाने से सेल्स कितनी बढ़ेंगी, सर ये एनालिटिकल एआई एनालाइज करता है। पिछले साल के डाटा हमने इसको दे दिया और हमने कहा हम इस साल कितने की मार्केटिंग करेंगे, हमारी रिक्वायर्ड सेल हो जाए, तो वो हमें प्रिडिक्टिव एआई भी देता है। फ्यूचर में क्या प्रिडिक्ट होगा, कौन से फैक्टर्स हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीज़ें।
और जनरेटिव एआई एक नई चीज़ जनरेट करता है। एनालिटिकल एआई पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है ताकि डिसीजन मेकिंग की जा सके। प्रिडिक्टिव एआई हिस्टोरिक डाटा की बेस पर प्रिडिक्शन करता है। जनरेटिव एआई जनरेट करता है नया कंटेंट जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और कोड। ये नया कंटेंट जनरेट करता है। सर जी, आप अपनी फ़ोटो चैट जीपीटी को दें, उसको कहें कि मेरी फ़ोटो बनाओगे, मैं फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में बैठा हूँ, फ़ोटो बन जाएगी? यस, ये नया कंटेंट जनरेट कर रहा है सर। ये एक चीज़ है। और सर सबसे ज़्यादा मज़ा तो उन लोगों ने लिया है जिसने चैट जीपीटी से कोडिंग करवाई है। मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, उसका इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिख दो, चलो जी। आपको पता है एआई का मज़ेदार फीचर जो मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय करता हूँ और यूज़ करता हूँ वो क्या है? मैं कहता हूँ मुझे प्रॉम्प्ट बता दो कि मैं असल में सब जो एआई है वो एक कमाल चीज़ है, बस उसको यूज़ करना आना चाहिए। एआई को कहेंगे ना कि कमरे की तस्वीर बनाओ तो वो एक कमरे की तस्वीर बना देगा। आप एआई को कहोगे ना भैया इसमें वाइट पेंट करो तो वो पेंट कर देगा। आप कहोगे ना पंखे बनाओ तो वो पंखे बना देगा। आप कहोगे ना 10 लाइटें भी लगाओ, वो लाइटें भी लगा देगा। जितना कहोगे उतना कर देगा। और अगर एक बंदा पहले ही प्रॉम्प्ट में ये सारी चीज़ें लिख देता है तो वो वैसा ही में पहली बार ही बना देगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एआई से आप प्रॉम्प्ट जनरेट कराएंगे। मैं ये चीज़ चाहता हूँ इसका। आपने कोई वीडियो जनरेट की है, कोई वीडियो देखी है आपने, उसको कहो कि मुझे इसका प्रॉम्प्ट जनरेट कर दें, तो एआई के ज़रिए क्या हो सकता है? प्रॉम्प्ट जनरेट करा लें और उसको फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इम्प्रूव करके डालें, वो आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ बना देंगे। सर जनरेटिव एआई जनरेट कर पाता है रियल टाइम फाइनेंशियल डाटा, कोई नया ट्रेंड, कोई फैशन, कोई सिनेरियोज, कुछ भी जो आप उसको कहेंगे वो। जनरेटिव एआई की बात हो गई। सर एल्गोरिदम जो जनरेटिव एआई में यूज़ होते हैं, सबसे पहले न्यूरल नेटवर्क। जिस तरह न्यूरॉन्स इंसान में न्यूरोलॉजी है और न्यूरॉन्स होते हैं उसके दिमाग में, इसी तरह ये भी उसको कॉपी करके बनाया गया न्यूरल नेटवर्क। ये भी पैटर्न को रिकग्नाइज करता है, क्लासिफाई करता है, लर्न करता है। एग्जांपल से मैं अक्सर ये टॉपिक पढ़ाते हैं बच्चों को, कहता हूँ यार अभी आपको आपके एक अननोन नंबर से फ़ोन आया और आपके बुक की आवाज़ हो, आप पहचान लेंगे या नहीं पहचानेंगे? कैसे? यहाँ 10,000 लोग मौजूद हैं, क्या आप अपने अब्बू को तस्वीर देख के पहचान लेंगे? सारे लोग हैं, सबकी आंखें हैं, सबके नाक हैं, सबके कान हैं, सबका चेहरा है, बहुत सौ की दाढ़ी भी होगी, ये कैसे? सर आपकी आंखें आपके अब्बू को पहचान लेंगी चूंकि आपकी आंखों ने उनके पैटर्न को रिकग्नाइज किया हुआ है। उनकी आंखें कैसी हैं, उनके नाक कैसा है, उनका चेहरा कैसा है। अल्लाह ताला माफ़ करे, वो जो लाशें मसक हो जाती हैं वो माँ बाप ही नहीं पहचान पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? पैटर्न नहीं पता चल रहा होता उससे। हाँ, अगर पैटर्न पता चल जाए तो शायद हाथ की एक उंगली देखकर माँ पहचान लगे ये मेरा बच्चा है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? असल में पैटर्न रिकग्निशन गेम है। ये वॉइस में भी यही है, ये पिक्चर में भी यही है। सर जी पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, डाटा को क्लासिफाई करना, एग्जाम्पल से लर्न करना। न्यूरल नेटवर्क्स के ना 3 काम होते हैं। इनपुट लेयर जिसमें रॉ डाटा रिसीव करता है, एक हिडन लेयर जिसमें मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होती है, पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उसके बाद आउटपुट लेयर है जिसमें फाइनल प्रेडिक्शन आती है, फाइनल जो है ना वो आउटकम आती है। सर ईच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर कनेक्टेड बाय वेट which are adjusted during the learning process. How neural network learns? Neural network learns through a process called, कैसे काम करता है न्यूरल नेटवर्क, ज़रा इसको देखते हैं। मैं आपको इसके लिए ना एक मिसाल देता हूँ। ये देखिए सर, मैं आतिफ असलम की वॉइस जनरेट करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ आतिफ असलम की वॉइस है। हर वॉइस में कुछ फ्रीक्वेंसी होती है
कुछ शार्पनेस होती है, कुछ बेस, कुछ इको, कुछ एम्पलीट्यूड, ये कुछ हिस्से होते हैं वॉइस के। आतिफ असलम की आंखों का एक पैटर्न होगा, एक नाक का पैटर्न होगा, एक चेहरे का पैटर्न होगा, एक फेस कट होगा, एक बाल होंगे, कान होंगे, यही सारे पहलू हैं ना उसके चेहरे के। इन सारे पहलुओं को उसने अरेंज कर दिया, आवाज़ के इन पहलुओं को अरेंज कर दिया। जब ये अरेंज किया तो फिर उसके बाद उसको देखा कि ये क्या रियल लगता है या नहीं लगता, और अगर रियल नहीं लगता तो इनको एडजस्ट किया। एक्चुअल और जो उसने पहली बार बनाया था उसमें जो डिफरेंस आता है उसको लॉस कहते हैं। फिर वो दोबारा बनाएगा, फिर डिफरेंस आएगा, फिर उसको दोबारा बनाएगा, फिर डिफरेंस आएगा। जैसे जैसे बनाएगा वैसे वैसे डिफरेंस कम होता रहेगा, ता वक्त ये कि ये डिफरेंस इतना थोड़ा रह जाए कि सिस्टम के लिए एक्सेप्टेबल हो, और वो फोटो फिर वो आपको शो करता है। जो तस्वीर वो आपको शो करता है, आपने नोट किया, बड़े टाइम के बाद आती है, प्रोसेसिंग होती रहती है। क्या प्रोसेसिंग हो रही होती है, आओ बताता हूँ सर। प्रोसेसिंग असल में ये हो रही होती है, इनपुट डाटा नेटवर्क में जाता है, प्रिडिक्शन जनरेट होती है, डिफरेंस एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के दरमियान में डिफरेंस आ जाता है, और नेटवर्क एडजस्ट करता है इंटरनल वेट्स को टू मिनिमाइज द लॉस यूजिंग एल्गोरिथम्स लाइक ग्रेडियंट डिसेंट। सर जी ये प्रोसेस मल्टीपल एपॉच कहते हैं साइकिल्स को, मल्टीपल साइकिल्स में ये वाला काम होता है। लॉस को कैलकुलेट होता है, लॉस को कम करते हैं, लॉस को कैलकुलेट होता है, लॉस को कम करते हैं, ता वक्त ये कि वो अचीवेबल परफॉर्मेंस तक पहुंच जाए। इमेज ऐसे बनता है, स्पीच ऐसे बनती है, NLP, फ्रॉड डिटेक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस और ऑटोनोमस व्हीकल सारे इस न्यूरल नेटवर्क को अप्लाई करके काम कर रहे हैं। सर जी ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी। अब उसके बाद आ जाए जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स, गैन्स। गैन्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक जनरेटर और एक गैन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। गुड फेलो ने 2014 में ये नेटवर्क बनाया था, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक को कहते हैं जनरेटर और एक को कहते हैं डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर वो इमेज, वो वॉइस, वो डाटा जनरेट करता, डिस्क्रिमिनेटर इसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करता। मेरी एक इमेज बना दो कि मैं दुबई बीच पे खड़ा हूं और मेरे बैकग्राउंड में वो बुर्ज अल खलीफा है, उसने मेरा इमेज बनाया। जो मेरा इमेज बनाया उसमें मेरी तस्वीर और उसमें साहिल और उसमें बुर्ज, इसको एक्चुअल को मेरी तस्वीर के साथ वो टैली करेगा। अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो रिक्रिएट करेगा। एक जो इधर वो है, दो पार्ट्स हैं इसके, समझ लें एक डिपार्टमेंट क्रिएट करने का काम कर रहा है और एक डिपार्टमेंट चेक करने का काम कर रहा है। जो क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है, वो जनरेटर है जो इमेज को ऐसा बना रहा है जैसे रियल हो, और डिस्क्रिमिनेटर जो है वो क्वालिटी को देख रहा है कि क्या रियल के साथ कंपैरिजन करता है, क्या ये रियल लगता है, और अगर वो रियल नहीं लगता तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है। फिर जनरेटर दोबारा बनाता है, फिर डिस्क्रिमिनेटर उसको चेक करता है, अगर रियल लगता है नहीं लगता फिर उसके बाद दोबारा बनाया जाता है, और इस तरह इट गोज ऑन। Adversarial process, the two networks are trained at the same time with the generator improving its ability to produce more realistic data and the discriminator getting better at differentiating between real and fake data। Adversarial process क्या है? ये वो process है, ये दो networks हैं, इनको train किया था same time पे। Generator generate करता है और डिस्क्रिमिनेटर उसको चेक करता है। तब तक जनरेटर जनरेट करता है जब तक वो इतना परफेक्ट ना बना ले कि डिस्क्रिमिनेटर समझे कि ये एक्चुअल है और वो उसको अलाउ कर दे। सर ये इस तरह से काम करते हैं गैन्स नेटवर्क, इमेज बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए और स्टाइल ट्रांसफर के लिए। स्टाइल ट्रांसफर ये होता है कि आप एक इमेज दें और आप कहें कि अगर इकबाल इस मौजू पे शेर कहता तो कैसा कहता। अब सिस्टम में इकबाल के 50,000 शेर मौजूद है, उस स्टाइल को वो कॉपी कर लेता है। गुलजी अगर पेंटिंग बनाता तो कैसी बनाता, इसी गज़ल को अगर नुसरत फतेह अली खान गाता तो कैसा गाता। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। अभी कैरी ऑन जट्टा जो है उसमें उसका जो 4th पार्ट आया उसमें जो उसका करेक्टर था वो तो फोर्थ हो गया हुआ है। इन्होंने AI से उसको आर्टिफिशियली जनरेट भी किया और उससे एक्टिंग भी करवाई है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये
इस तरह से होता है। वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स, ये भी एआई मॉडल है जो पैटर्न को लर्न करते हैं और नया सिमिलर डाटा क्रिएट कर देते हैं। एनकोडर एनकोड करता है, लेटेंट स्पेस है जहाँ पे उसका हिडन वर्जन मौजूद होता है, और डीकोडर वो है जो उसको रीबिल्ड कर देता है। मिसाल के तौर पे आपने अक्सर देखा होगा, वो कहते हैं कार्टूनाइज कर दे। आपने अपनी तस्वीर अपलोड की, उसने आपके की फीचर्स को देखा, लेटेंट स्पेस पे उसने सेव किया, और फिर उसके बाद उसने कार्टून फीचर आपका निकाल दी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बुनियादी तौर पे इस तरह से होता है। एनकोडर डाटा को कंप्रेस करता है, और लेटेंट स्पेस जो है वो इज अ कॉम्पैक्ट हिडन वर्जन ऑफ द डाटा, कीप्स द इंपॉर्टेंट पैटर्न, और डीकोडर क्या कर देता है? रीबिल्ड कर देता है। एप्लीकेशन क्या है उसकी? इमेज एंड वीडियो जनरेशन, डाटा इम्प्यूटेशन और एनॉमली डिटेक्शन। सर जी, ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स, ये जो चैट जीपीटी है ये बुनियादी तौर पे ट्रांसफॉर्मर मॉडल है, और इसमें बुनियादी तौर पे किस तरह काम करता है? सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। विच वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट इन अ सेंटेंस। अच्छा, आप जब एक जुमला बोलते हैं तो एक दो वर्ड्स आपके कीमती होते हैं, और आप जब जुमला बोलते हैं तो उसमें बाजू का आप किसी शहर की बात कर रहे होते हैं, किसी, मैं घर से आया हूँ, मैं कसूर से आया हूँ, मैं काम से आया हूँ। बाकायदा ये सिस्टम असेस करता है कि इसने ये जगह का नाम लिया है, इंसान का नाम लिया है, या वर्क काम की बात की है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए एक जुमले में जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको फोकस किया जाता है और अंडरस्टैंड किया जाता है कि पूरे जुमले का क्या मतलब है। ट्रांसफॉर्मर एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर को कंसिस्ट करते हैं। एनकोडर इनपुट करता है और डिकोडर नया कंटेंट जनरेट करता है। टेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल, जैसे जीपीटी, ये जो चैट जीपीटी है ये जनरेटिव प्रीट्रेन ट्रांसफॉर्मर है, इसको भी ज़हन में रखिएगा, एमसीक्यू में पूछना ले। यूज्ड टू जनरेट क्लियर एंड कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट टेक्स्ट सच एज न्यूज़ आर्टिकल्स कंटेंट एंड रिपोर्ट। फिर लैंग्वेज ट्रांसलेशन जो है ये भी, और समराइजेशन। सर जी, आप जो चैट जीपीटी को 400 सफ़े की किताब दे कहते हैं कि इसको 20 सफ़े में समराइज कर दो, वो कैसे कर देता है? बुनियादी तौर पे वो हर लाइन में से कीवर्ड देखता है और फिर उसकी समरी उसके मुताबिक बना देता है। सर जी, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क, आरएनएन और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसकी बात मैंने आपके साथ की है कि भाई आप चैट जीपीटी से बात करते हैं और जिस तरह आपने उससे जो बात की होती है वो उसकी मेमोरी में सेव होती है, और जब आप दोबारा बात करते हैं तो वो उसको रिवर्ट बैक भी करता है और उसको इस्तेमाल भी करता है। उसको मैंने सिर्फ असाइनमेंट की कॉपी दी, उसने कहा है ये तो तुम्हारे काम की असाइनमेंट है, तुम बड़े आइडियल कैंडिडेट हो इसके लिए, तुम्हारे पास इतना तजर्बा है, तुम्हारे पास इतनी सारी वो है। सर पॉइंट समझ आ रहा है? तो इस तरह से उसके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। RNN या LSTM। फिर मैंने उसको प्रोफाइल भेजी, अब मुझे पता है मेरी प्रोफाइल उसके पास है, तो वो एक्चुअल में उसको पता है कि मेरे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है। सीक्वेंशियल डाटा प्रोसेसिंग हैंडल्स, सीक्वेंशियल डाटा जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, ये बेसिकली ये मेमोरी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी की ऑप्शन इसमें होती है, यही RNN है। और ये सारी चीज़ें के बाद लास्ट में वो कहते हैं किस काम के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी काम करती है। इमेज जनरेशन के लिए गैन्स और VI बेहतर है, टेक्स्ट जनरेशन के लिए GPT बेहतर है, स्पीच एंड ऑडियो सेंसेस के लिए गैन और RN बेहतर है, डाटा सिमुलेशन के लिए VE और गैन्स बेहतर है, क्रिएटिव कंटेंट बनाना है तो ट्रांसफॉर्मर मॉडल गैन्स बेहतर है। सर, एजेंटिंग AI, ये हमारा अगला एरिया है। एजेंटिंग AI जो है ना, वो कहता है कि आप AI को अपना छोटा मान लो, अपना छोटा बना लो। एजेंटिंग AI की खूबसूरत बात यह है कि आप AI को कहो तो AI बतौर आपके छोटे जो आप कहोगे उसके मुताबिक करेगा और कंक्लूजन तक पहुंचाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने कहा यार मुझे एनालाइज करके बताओ कौन सा रास्ता बेहतर है, ये एक काम है। एजेंटिंग AI को कहें
जो शॉर्टेस्ट रास्ता, मैं ऑटोनोमस व्हीकल में बैठा और मैंने कहा जो शॉर्टेस्ट रास्ता है मुझे उस शॉर्टेस्ट रास्ते से फलां मंजिल तक पहुंचा दो, ये कमांड देके मैं सो गया। आधे घंटे बाद मैं अपनी मंजिल पर था। इसने अच्छा काम क्या किया, इसने मुझे ये नहीं कहा ये छोटा रास्ता है, वो कह के चुप हो गया ना। इसने क्या किया, इसने उसको एग्जीक्यूट किया। मैं इसको देसी जुबान में कहता हूं कार तक झट के अंदर, यानी आपको एंड तक फैसिलिटेट करता है। ये एजेंटिंग एआई है। एजेंटिंग एआई में आपने, बट टाइम लिमिटेड है, मैं वो वीडियो में शायद दिखाता होता हूं कि आपने घर का नक्शा दिया और जो वो होता है क्या बोलते हैं उसको, जो सफाई करता है ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर, उसको आपने ऑन किया, उसको घर का नक्शा उसके अंदर फीड किया और उसको ऑन कर दिया और उसको कहा। वो इतना सेंसिबल है कि कारपेट पे उसने और तरीके से क्लीनिंग करनी है, ज़मीन पर और तरीके से क्लीनिंग करनी है, और वो सरफेस के मुताबिक सारी क्लीनिंग करके आधे घंटे में वापस अपनी चार्जिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और ऑटोमेटिकली उसकी सफाई दोबारा शुरू हो जाएगी। अब दोबारा जब कहेंगे तब सफाई फिर कर दूंगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये एजेंटिंग ये है। आपने कपड़ा डाला है और आपने कहा कि इसको क्लीन कर दो, बस। अब कितना लिक्विड सोप चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितनी देर धोना है, आपकी सरदर्द नहीं है। एआई बेस्ड वो सिस्टम लगा हुआ है, वो डर्ट पार्टिकल को सेंसर सेंस करता है, डर्ट पार्टिकल कितने, और उस बेस पर सिस्टम डिसाइड करता है कि इसको 10 मिनट नहीं, इसको 20 मिनट के लिए धोना है। उतना लिक्विड भी खुद ही से आ जाता है, उतना पानी भी ऐड हो जाता है कि नहीं सर? कमाल चीज। और भाई जब बाहर निकलना है तो कपड़े ने साफ होना है और आपको परवाह भी नहीं है। आपने मिसाल के तौर पे किसी महफिल में कपड़ा पहना था या फुटबॉल खेलने के लिए पहना था, दोनों एक जितना साफ है, हालांकि उसके पीछे प्रोसेसिंग का 10 मिनट और 25 मिनट का फर्क है, लेकिन आपको एक जैसा साफ मिल रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है? ये इस वजह से मिल रहा है चूंकि एआई एजेंटिंग है। एआई एजेंटिंग ऑटोनोमस और इंटेलिजेंट एजेंट है जो एक्ट करता है। अभी तो ये सुनिए, अगली बात सुनो। मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, इस पैसे को इन्वेस्ट करूं और शेयर्स खरीदूं, और जब कीमत 7% बढ़ जाए तो खुद ही शेयर बेच देना, और 3% कम हो जाए तो खुद ही शेयर बेच देना। यानी आप एजेंटिंग एआई में ऑथोराइज कर अपने एआई एजेंट को अलाउ करते हो कि वो शेयर खरीद भी ले और शेयर बेच भी दे। तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये एजेंटिंग एआई। एजेंटिंग एआई ऑल्सो कॉल्ड ऑटोनोमस और इंटेलिजेंट एजेंट आर सिस्टम दैट एक्ट ऑन देयर ओन टू कंप्लीट टास्क। They use AI to understand their surrounding, make decisions and take actions, often working with other agent or system. This is called robotics. Simulation में काम आता है, robotic में काम आता है सिस्टम। फिर autonomy, आपने उसको काम बताया फला काम करो, तो वो अपनी मर्जी से ऑन इज ओन काम करता है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती। गोल ओरिएंटेड, जो टारगेट आपने दिया कि मुझे इतना प्रॉफिट कमा दो, वो उस बेस पर चलता है। फलां मंजिल तक पहुंचा दो, वो उस बेस पर चलता है। पूरा घर साफ कर दो, यार मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको, वो काम कर रहा है, गोल्स को अचीव कर रहा है। एडेप्टेबिलिटी है, चेंजिंग रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज भी हो रहा है। जब कारपेट आ गया तो उसने मैकेनिज्म बदल लिया सफाई का, जब फर्श आया तो मैकेनिज्म बदल लिया सफाई का। तो भाई अडेप्ट भी कर रहा है, चेंजेस को लर्न भी कर रहा है, एक्सपीरियंस और एडजस्ट भी कर रहा है। इंटरएक्टिविटी, agents often work with other agent or system. They may cooperate with each other or communicate with software or user. Perception and action, agenting AI system sense their environment, अपने environment को sense करते हैं using data and sensors and act on the information to reach their goal. सर गोल तक पहुँचा देता है। सर एक रिफ्लेक्स, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है, एक मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट है, एक गोल बेस्ड एजेंट है, एक यूटिलिटी बेस्ड एजेंट है और एक लर्निंग एजेंट है। जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है वो सिर्फ करंट इंफॉर्मेशन और प्रीसेट रूल के मुताबिक काम करता है। जो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट है वो कीप द मॉडल ऑफ द वर्ल्ड टू हेल्प दैट डिसाइड, उस मॉडल के मुताबिक काम करता है, करंट डाटा भी देखता है और पास्ट डाटा भी देखता है,
जैसे वैक्यूम मैप है। और गोल बेस्ड एजेंट क्या होता है, करंट सिचुएशन को देखता है और वर्क टुवर्ड स्पेसिफिक गोल्स। फिर यूटिलिटी बेस्ड एजेंट जो है वो लुकिंग एट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। फिर लर्निंग एजेंट क्या करता है, बेटर ओवर टाइम लर्न कर रहा होता है। जैसे आपका रिकमेंडेशन सिस्टम है यूट्यूब का, जो आपको रिकमेंडेशन देता है, आप 2 बार जो वीडियो देखेंगे अगली बार वो भी आपकी रिकमेंडेशन का हिस्सा हो जाएगा। तो जैसे रिकमेंडेशन का है, ये भी बेसिकली एआई एजेंटिंग के जरिए आता है। सर अप्लाई रोबोटिक्स पे होता है, सप्लाई चेन पे होता है, फाइनेंशियल ट्रेडिंग पे होता है, होम स्मार्ट होम एप्लीकेशंस पर, गेम डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों पे अप्लाई होता है। वो कहता है ये जो आप कंप्यूटर के साथ खेल रहे होते हैं, इसमें भी अभी जो लेटेस्ट गेम होती है इसमें कंप्यूटर भी लर्न कर रहा होता है। आप चेस खेलते हैं ना कंप्यूटर के साथ, तो पहली बार आप उसे, पहली दूसरी बार तो आप उसे हरा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप खेलते हैं उसे पता चल जाता है आपकी चालें क्या है। चौथी बार आप उसे हरा नहीं पाते, उसे पहले ही पता होता है कि आपकी चाल क्या है और उसके मुताबिक सर वो लर्न कर रहा है। यही तो कमाल है एआई का, वो जैसे जैसे आप उसके साथ खेलते हैं वो उससे लर्न कर रहा होता है। अब आप लर्न नहीं कर रहे होते उस तरह जितनी तेजी से वो लर्न कर रहा होता है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये क्या है, एनपीसी यानी नॉन प्लेयर कैरेक्टर है। स्मार्ट होम्स है, आपने कहा यार मेरा बिजली का बिल इतना आना चाहिए, उसके मुताबिक मेरी एडजस्ट करो, मेरी मेरे कैलोरीज इतनी होनी चाहिए, उसके मुताबिक मुझे डाइट चार्ट दो। वो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? उसके मुताबिक मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी होनी चाहिए, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स ये हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स ये, उसके मुताबिक पूरी प्लानिंग करो। सर सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, इतनी देर में हमारे पास माल पहुंच जाना चाहिए, इतनी देर में हमने डिलीवर करना है, उसके मुताबिक प्लानिंग करके दो। और सर समझ आ रहा है? आप देखें ना, आप उसको आखिरी पॉइंट बता रहे हैं, बाकी सारे काम क्या कर रहा है सर? वो खुद कर रहा है। यही कमाल चीज़ है एआई एजेंटिंग की। सर बेनिफिट एंड डिसीजन मेकिंग में कॉस्ट कम होती है, स्केलेबल है, बढ़ाया जा सकता है, और कॉन्टिन्यूस लर्निंग है, ओवर द पीरियड बेहतर भी हो जाता है। सर जी चैप्टर नंबर हम 15 मिनट ऊपर जा चुके हैं, बट मेरा ये था कि चैप्टर नंबर 9 और 10 मैं सारा कवर कर लूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।